हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही है सर। जी, धन्यवाद। वैसे तो ये जो कार्यक्रम रखे गए हैं, जी सर। तो ये हमारे विशिष्ट अतिथि और जो मुख्य अतिथि हैं या सम्मानित जो हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्हीं का ये पूरा समय है। लेकिन चलिए, फिर आपने मुझे आदेश कर ही दिया है, तो मैं 10 मिनट अपनी बात इस पर रख देता हूँ। निजीकरण का विरोध होना चाहिए, ऐसा हमारे मुख्य अतिथि जी ने अभी आप लोगों के बीच में रखा। उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए निजीकरण का क्यों विरोध होना चाहिए, इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देखिए, एक संपत्ति यदि सरकारी है तो उस संपत्ति में भारत के प्रत्येक नागरिक का हिस्सा है। प्रत्येक नागरिक उस संपत्ति में मालिक है। और यदि वही संपत्ति किसी एक व्यक्ति विशेष की है, अडानी की है, अंबानी की है, टाटा की है या और किसी की है, तो उस संपत्ति में उसके वारिस ही अधिकार रखते हैं। जो उसके बेटे होंगे, नाती पोते होंगे, उन्हीं का उस संपत्ति में अधिकार होगा। भारत के किसी नागरिक का उसमें अधिकार नहीं होगा। ये बात हमें बड़ी गहराई से समझनी होगी। बड़े आसानी से ये बात हमारी समझ में आने वाली नहीं है। निजीकरण के माध्यम से भारत की सारी संपदा को एक बड़ी चालाकी से, योजनाबद्ध तरीके से मुट्ठी भर लोगों, और मुट्ठी भर लोग नहीं, मैं कह सकता हूं अधिकतम भारत के 15-20 लोग, 15-20 लोगों तक सारी संपत्ति को समेटने की बड़े पैमाने पे तैयारियां चल रही। हमारा देश जब से आजाद हुआ है, ये तैयारी जब से चली है, लेकिन जब से स्पीड थोड़ी स्लो थी, बहुत धीमी थी। लेकिन जैसे ही आरएसएस की सरकार स्थापित हमारे देश में हुई, तो ये स्पीड बड़ी तेजी से शुरू हो गई। अनेक राष्ट्रीय संपत्तियों को बेच दिया गया है, अर्थात प्रत्येक भारत के नागरिक की हिस्सेदारी को खत्म करके वो किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति बना दी गई है। एयरपोर्ट बेच दिए गए हैं। हमारे लखनऊ का एयरपोर्ट है, जिस पर पहले हम लोग जाते थे तो उस पर लिखा होता था चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, जो किसानों के मसीहा रहे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। दलितों की, पिछड़ों की लड़ाई उन्होंने जीवन भर लड़ी, उनके नाम से ये एयरपोर्ट था। और अब जब उस पर जाएंगे आप, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा अडानी एयरपोर्ट। अडानी एयरपोर्ट अब उसका नाम हो गया। ठीक किसी प्रकार से बीएसएनएल, जो दूर संचार व्यवस्था है, एक बात को एक जगह से दूसरे लोगों तक पहुंचाने का एक जो माध्यम है, उसे
मीडिया कहते हैं या दूरसंचार कहते हैं, उस पर बड़े पैमाने पर आज 2-3 लोगों का कब्जा हो गया है। अनेक रेलवे स्टेशन, उन पर भी 2-3 लोगों का कब्जा हो गया है। पहले जो हॉस्पिटलों में, रेलगाड़ियों में जो हमारे 4th क्लास के कर्मचारी होते थे, जो चादर लगाते थे, कंबल लगाते थे, उनको 30-30, 35-35 हजार रुपए तनख्वाह मिलती थी। हॉस्पिटलों में भी हमारे उन कर्मचारियों को 25-30 हजार रुपए तनख्वाह मिलती थी, जो स्टाफ में होते थे। नर्सिंग की उनको मदद करनी, सफाई करनी, दूसरे कार्य करने। लेकिन आज उनका भी निजीकरण कर दिया गया है और वहां एक व्यक्ति को उसका ठेका दे दिया गया है और सरकार जो पैसा दे रही है वो 20, 25, 30 हजार रुपए प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर को, जो ठेकेदार है, उसको पैसा देती है। और वो कॉन्ट्रैक्टर जो है, वो जो ठेकेदार है, वो उस कर्मचारी को, ट्रेन में जो लोग काम करते हैं, ट्रेन में जो लोग चलते हैं, उनको तो मात्र 3,000 रुपए, 4,000 रुपए मिलते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं मिलते। 24 घंटे की उनकी ड्यूटी होती है। हॉस्पिटलों में भी 6,000, 7,000, अधिकतम 8,000 रुपए तक मिलते हैं। ऊपर का शेष पैसा वो ठेकेदार उसको खा जाते हैं। ये निजीकरण हमारे देश में बड़ी प्लानिंग से लाया गया है। और मैं आपकी जानकारी बढ़ा दूं, बहुत बड़ी जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। बड़े ध्यान से आप लोग मेरी इस बात को सुनिएगा जो मैं कहना चाहता हूं। हमारे देश में एक योजनाबद्ध तरीके से एक संस्कृति काम कर रही है और वह संस्कृति इस देश में मनु स्मृति को लाना चाहती है। मनु स्मृति को लाना चाहती है, तो मनु स्मृति को कैसे लाया जा सकता है इस लोकतंत्र में? जब लोकतंत्र है, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान द्वारा बनाया गया भारत का संविधान है, तो उस संविधान को डिसॉल्व करके, खत्म करके, लोकतंत्र को खत्म करके मनुस्मृति कैसे लाई जा सकती है? तो उसका जो प्लान है, वो प्लान की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। उस प्लान के अंतर्गत जो मनुस्मृति को लाना चाहते हैं, बड़े पैमाने पर देश का जो सिस्टम है वो उनके हाथ में है। आज की तारीख में पूरा सिस्टम पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, षड्यंत्र से, झूठ बोलकर, धोखे से, अनेक अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर, जनता को गुमराह करके और ईवीएम मशीन का सहयोग लेकर, मदद लेकर, उन्होंने देश के सारे सिस्टम पर पोजेशन कर लिया है, अपना कब्जा कर लिया। उस कब्जे के माध्यम से, उन शक्तियों के माध्यम से वो पूरे संपूर्ण भारत के समाज को 2 श्रेणियों में विभाजित करना चाहते हैं। आज वो श्रेणियां 3 में हैं। एक बहुत बड़ा लेवल है, एक मिडिल लेवल है और एक लो है, यानी जो सबसे गरीब है। ये 3 किस्म के हमारे लेवल हैं। इन लेवल को, इस श्रेणी को, मनु व्यवस्था पे भरोसा रखने वाले लोग इसको 2
भागों में बांटना चाहते हैं। अर्थात एक भाग जो बहुत बड़ा अमीर होगा, बहुत बड़ा अमीर, लाखों करोड़ों हजार का आदमी होगा, और एक समाज सबसे नीचा, दबा कुचला। तो जो बड़ा समाज होगा वो समाज की संख्या उंगलियों पे गिनने वाली होगी, उंगलियों पे गिनने वाली होगी। अधिकतम पूरे देश में 100 ऐसे लोग होंगे जो बड़ी लिस्ट में शामिल होंगे, और देश की सारी संपदा, सारी धन व्यवस्था उन 100 लोगों के करीब पास होगी, उनके अधीन होगी, उनके अधिकार क्षेत्र में होगी। और 100% जो मिडिल वर्ग है उसको, जो पहले से गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोग हैं, तो उनमें मिला दिया जाएगा, उनमें मिला दिया जाएगा। अर्थात उनका आर्थिक स्तर इतना नीचा कर दिया जाएगा, इतना नीचा कर दिया जाएगा कि वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का भोजन जुटा लें, यही एक बड़ी समस्या होगी, यही एक बड़ी समस्या होगी। उनका पूरा जीवन जो सबसे ऊपर के लेवल के लोग होंगे उनके रहमो कर्म पर निर्भर होगा। वो रहम करेंगे तो उनको भोजन मिल जाएगा, और यदि वो रहम नहीं करेंगे तो उनको भोजन नहीं मिलेगा। ये कब किया जा सकता है ये काम? इस काम में सफलता कब मिल सकती है? मनुस्मृति कब लागू हो सकती है? जब उसके विरुद्ध खड़े होने की ताकत ही लोगों में ना रहे। क्योंकि जिसके पास व्यवस्था है, जो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर खा सकता है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकता है, और वो पढ़ा लिखा है, तो वो गलत कानून को स्वीकार नहीं करेगा, उसको कभी भी अपने ऊपर लागू नहीं होने देगा। और यदि वो निहत्था है, निर्धन है, तो पेट की भूख एक ऐसी बीमारी है, ऐसा रोग है, दुनिया के सबसे खतरनाक रोगों में अगर कोई रोग है तो वो पेट की भूख का रोग है। और स्वयं व्यक्ति एक बार उसको बर्दाश्त कर भी ले, लेकिन अपने बच्चों को भूख से तड़फता हुआ, भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता। ये मनुष्य की कमजोरी है। इस कमजोरी का फायदा उठाकर वह लोग इस देश में पुणे, भारत में पुणे मनुस्मृति जैसा कानून लाना चाहते हैं। इसलिए पूरे देश को, पूरे देश के सिस्टम को वो गिने चुने लोगों के हाथों में लाना चाहते हैं। देश की सारी संपदा, देखिए जैसे मैं उदाहरण में आपको बता दूं, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट जब सरकारी था तो वो भारत की संपत्ति थी, वो राष्ट्र की संपत्ति थी। भारत के एक एक व्यक्ति का उस पर हक था, अधिकार था। और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट यदि आज अडानी का हो गया है तो वो अडानी की संपत्ति हो गई। अब उसमें भारत के नागरिक का कोई अधिकार नहीं रहा। तो आप देखिए, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं
कि जब वोटों से सरकार बन रही है, पूंजीपतियों का, धनाढ्य लोगों का सामने से कोई रोल नहीं है, यानी ओपन कोई रोल नहीं है। पर्दे के पीछे तो है, पर्दे के पीछे तो बड़ा रोल है, वही सरकार गिराते हैं, वही सरकार बनाते हैं, लेकिन सामने से कोई रोल नहीं है। अब आप सोचिए, जब सामने से कोई रोल नहीं है, सामने से उनका कोई हक और अधिकार नहीं है, तब देश की दशा ये है। और जब सामने से उनका अधिकार होगा, सीधा सीधा उनका राइट होगा, तो देश की दशा क्या होगी? मैं एक उदाहरण से आपको समझा देता हूं। इंसान के जीवन में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले जान, जिंदगी, जान बहुत महत्वपूर्ण होती है। दूसरा, संपत्ति। तीसरा, ईमान, स्वाभिमान। स्वाभिमान हम जिसे कह सकते हैं, 3 चीजें व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले जिंदगी, जीवन रहना। दूसरा, जीवन को संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता। और तीसरा, स्वाभिमान के साथ जिंदा रहना। ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पुष्पमित्र शुंग ने बृहदत्त सम्राट की हत्या करके, और जब उन्होंने एक बौद्ध भिक्षु का सर कत्ल करने का 100 सोने की दीनार अशरफियां इनाम घोषित कर दिया, तो जो इस देश का, जो पूरे जम्मू द्वीप का जो बुद्धिस्ट था, खास करके भारत का, तो उसको, उसके सामने कौन सी आफत आ गई, कौन सी बड़ी मुश्किल आ गई? सबसे पहली मुश्किल आ गई उसको अपनी जान बचाने की। और जान बचाने की कोशिश में उसका सारा धन संपदा उससे छीन ली गई। और धन संपदा उससे छीन ली गई तो मान और सम्मान और उसका स्वाभिमान स्वतः ही खत्म हो गया। और फिर मनुस्मृति जैसा कानून बनाकर उसको शिक्षा, दीक्षा, शस्त्र, अस्त्र, स्वाभिमान, शासन सत्ता में भागीदारी, सबसे उसको वंचित कर दिया। पशुओं जैसा जीवन जीने के लिए विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। वही दशा लाने के लिए मुट्ठी भर लोग, जो आज भारत के समस्त सिस्टम पर काबिज हैं, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। और उस कोशिश को कामयाब करने के लिए उनके पास एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, और वह है कि इस देश के समस्त नागरिकों को, कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर समस्त नागरिकों को आर्थिक रूप से निर्धन बनाया जाए, उनके सारे अधिकारों को समाप्त किया जाए। यही कृषि बिल जो 3 आए हैं उसकी परिकल्पना है, उसकी कोशिश है। यही निजीकरण की कोशिश है। और यही जो हमको 5-5 किलो राशन मिल रहा है, चावल मिल रहे हैं, या हमको 2 किलो रुपए चावल, 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं मिल रहे हैं, ये उसका एग्जाम्पल है। अभी कुछ लोगों को मिल रहे हैं, अभी 20% लोग उस श्रेणी में हैं, 20, 25, 30%
भारत के नागरिक उस श्रेणी में है कि जिनका जीवन रहमो करम पर सरकार चला रही, यानी पूंजीपति चला रहे हैं। बड़ा भाग अभी स्वयं अपना जीवन चलाता है, वो सक्षम है। उस सक्षम समाज को भी, जो मिडिल है, माध्यम है, बीच का है, उसको भी इतना कमजोर किया जा रहा है, इतना कमजोर किया जा रहा है कि वो भी इस रहम करम पर जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाए कि पूंजीपति या पूंजीपतियों द्वारा निर्मित सरकार उनको दाल चावल गेहूं दान दे, और उस दान से, उस भीख कह सकता हूं मैं से, उस भीख से वो अपना जीवन चला सके। तो ये बहुत बड़ी साजिश है। निजीकरण के माध्यम से देश की संपदा को 15-20 लोगों के हाथों में देकर समस्त भारत के नागरिकों को दास्तां और गुलामी की ओर ले जाने की पूरी कोशिश है। इसलिए वक्त रहते, समय के रहते हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है। और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अभी बहुत बड़ी पावर भारत की जनता के हाथ में है, भारत के नागरिकों के हाथ में बहुत बड़ी पावर है, अभी वक्त है। और इस वक्त के रहते हमें हमारे अपने जनप्रतिनिधि जो 543 लोकसभा में बैठे हैं, जो विधानसभाओं में बैठे हैं, उनको आंदोलन के माध्यम से, उनको बड़े बड़े सम्मेलन रैली करके उनके माध्यम से उनके मरे हुए जमीर को जगाना है, जिससे इस काले कानूनों को वो स्वयं पास ना होने दें। और यदि पास होने देते हैं तो जनता को इतने बड़े पैमाने पर जागरूक करना है कि नेक्स्ट इलेक्शन जब आता है तो ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग या मनुस्मृति को लागू करने की इच्छा रखने वाली पार्टियां, उनका जीतना तो बहुत दूर है, उनकी जमानत तक भी ना बचे। ऐसे समाज का निर्माण करना है, ऐसा समाज तैयार करना है। ये हम एक एक विषय पर जो चर्चा करा रहे हैं, उसका मतलब ही ये है कि उस पर डिटेल में बात आ सके, उस पर खुले मन से हम लोग अपनी बात रख सकें। तो निजीकरण देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, देश के संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये कोई जाति और धर्म इसमें प्रभावित नहीं हो रहा, इसमें सिस्टम है। मुट्ठीभर लोग संपूर्ण देश की समाज को अपना गुलाम चरणदास दास बनाना चाहते हैं और आर्थिक रूप से उनको तोड़ रहे हैं। कैसे तोड़ रहे हैं? महंगाई बढ़ाकर तोड़ रहे हैं, अभी निजीकरण करके तोड़ रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को 2-3 लोगों को दे रहे हैं, और इतनी महंगाई करते जा रहे हैं कि एक दिन हम इस मुकाम पर खड़े होंगे कि घी भूल जाइए, दूध भूल जाइए, दही भूल जाइए, दाल भूल जाइए, सब्जियां भूल जाइए, हम इस मुकाम पे खड़े हो जाएंगे कि रोटी चटनी का ही व्यवस्था हो जाए, रूखी सूखी रोटी की ही व्यवस्था हो जाए, जिससे हम अपने बच्चों का पेट भर सकें, हमारे बच्चे भूखे ना सोएं, हम उनका पेट भर के उनको सुलाने की कोशिश कर सकें। तो ये बहुत बड़ा संकट है, ये बहुत बड़ा खतरा है, और इस खतरे को हम लोगों को महसूस करना चाहिए और समाज में जागरूकता लानी चाहिए, समाज को तैयार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।